हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट के बारे में। मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम 4 वीडियो करंट अफेयर का लेकर के आएंगे, जिसके अंदर पहला जो वीडियो है हमने कंप्लीट कर लिया है, बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक जो इकोनॉमी का मेजर वेरिएबल्स थे उनके ऊपर। दूसरा, आज हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे यूनियन बजट के ऊपर। जो पहला जो था वो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर था, राइट। तो आज हम बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे और कल का जो वीडियो रहेगा वो आपका बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड और डेट से रिलेटेड रहेगा। और उसके बाद चौथा जो वीडियो होगा वो मिसलेनियस होगा कि बीओपी कब पॉजिटिव हुई, सेविंग रेट कब हाईएस्ट हुई, ग्रोथ रेट कब हाईएस्ट हुई, वो सब उसके अंदर आ जाएगा, राइट। और एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ कि आज इस वीडियो के अंदर हम यूनियन बजट डिस्कस करेंगे। तो यूनियन बजट की जो थ्योरी है वो मैंने जब पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का, उस टाइम जो करंट अफेयर का सीरीज करवाया था उसी के अंदर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम लिख के डालूंगा, वहाँ से वहाँ तक आप देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 100% चांसेस है कि इस वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछली बार मेरे को बोला, स्पेशली कुछ जम्मू कश्मीर से और हिमाचल से कुछ बच्चों का फ़ोन आया, उड़ीसा से आया कि सर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर के अंदर। 8 क्वेश्चंस पेपर में आए थे। तो डियर स्टूडेंट, इन वीडियो को आप ध्यान से करें और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देखें, ठीक है। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट के बारे में। तो बेसिकली यूनियन बजट के बारे में अगर आप बेसिकली सीखोगे तो यूनियन बजट के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बारे में सीखोगे, स्ट्रक्चर का क्या है यूनियन बजट उसमें सीखोगे, और जो 22-23 का जो बजट है कितने का बना है, कितना रेवेन्यू अकाउंट पे जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, कितना कैपिटल अकाउंट पे जाएगा, कितना कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वो सारा हम डिटेल में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो आज वाले वीडियो में ये रहने वाली है कि आपको ये मालूम चलेगा कि बजट के अंदर हमारा स्ट्रक्चर होता है क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बजट पढ़ लेते हैं लेकिन ये मालूम नहीं होता कि रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है, कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम सब डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर हम बात करें लिस्ट, तो जब बजट आता है, जब पार्लियामेंट के अंदर बजट पार्लियामेंट में टेबल होता है, उस टाइम बजट के अंदर मेन जो है वो आपका 4 A, B, C और D मेन स्टेटमेंट ये होती है। तो बजट के अंदर एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसको 112 नंबर आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 112 नंबर के अकॉर्डिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा और डिमांड फॉर ग्रांट होगा 113 के अकॉर्डिंग, और फाइनेंस बिल के अंदर कौन सा टैक्स हटाया गया है, कौन सा नया लगाया गया है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन होगा, वो फाइनेंस बिल के बारे में होगा, राइट। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सारा का सारा जो है वो मैंने पीछे वाला जो वीडियो था ये सारा थ्योरी का पोर्शन है। जो ये सारा थ्योरी का पोर्शन मैंने पीछे वाले वीडियो के अंदर करवाया है पिछली साल, तो वो वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देखिएगा, राइट। तो ये सारा थ्योरी जो है आप वहाँ से कवर करिएगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं। ये सारा का सारा जो है वो पीडीएफ में डाल दूंगा और ये सारा स्ट्रक्चर आप अच्छे से इस पीडीएफ में और उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी अकाउंट, पब्लिक अकाउंट के अंदर यहाँ पे एक टेक्निकल कंसेप्ट होता है कि जब पब्लिक अकाउंट से गवर्नमेंट पैसे लेती है तो उसको अप्रूवल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कंसोलिडेटेड अकाउंट से वापस पब्लिक अकाउंट में पे करती है तो अप्रूवल का जरूरत होता है, राइट। तो क्योंकि सारा जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड से चलता है। तो ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, यहाँ पर मैं इम्फेसिस नहीं दूंगा डियर स्टूडेंट, राइट। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं मेन यहाँ से बात करना स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो देखिए, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर गवर्नमेंट का बजट जो बनता है वो मेनली 2 अकाउंट होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। अब रेवेन्यू अकाउंट के अंदर डियर स्टूडेंट एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राइट। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू।
अब हम दोबारा से यहाँ पर देखते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है। यहाँ से नेट में क्वेश्चंस भी आता है, ये स्टैटिक पोर्शन है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में तो वाजिब सी बात है कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और आपका जो भी कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स, वो सब टैक्स इसके अंदर आ जाएगा, जीएसटी वगैरह जो भी, राइट। और यहाँ पर आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या होगा गवर्नमेंट का, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट रिसिप्ट। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, वो इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया, डिविडेंड एंड प्रॉफिट हो गया, फीस हो गया और फाइन हो गया जिस पे भी जो लगाया हुआ है, राइट। तो ये सारा जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। तो ये रेवेन्यू का पार्ट हो गया। अब रेवेन्यू बजट का हमने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ लिया, राइट। रेवेन्यू रिसिप्ट का ये मैंने जो 1 नंबर डाला है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा रेवेन्यू बजट का दूसरा पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप अपनी कॉपी में एक बात लिख लीजिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी एसेट जनरेट नहीं होता है। ये बात आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा डियर स्टूडेंट, तभी इस बजट का आपको एंजॉय आएगा पढ़ने से। आपको लगेगा कि हमारी कंट्री के अंदर इतना बजट बनता है और रेवेन्यू अकाउंट पे इतना खर्चा हो रहा है, तो आपको एक बड़ी गहरी समझ बनेगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी डायरेक्टली एसेट्स क्रिएट नहीं होती है, कोई भी फिजिकल एसेट्स क्रिएट नहीं होता है डायरेक्टली, राइट। तो देखिएगा इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर 2 पोर्शन है, एक तो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर मैंने लिखा है इकोनॉमिक सर्विसेज, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ग्रांट इन एड टू स्टेट एंड यूटीज, ये बेसिकली आ जाएगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने तुमसे फिर बात कर रहा हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जिससे कोई भी फिजिकल डायरेक्टली एसेट्स क्रिएट नहीं होती है। ये बात आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको आनंद लेना है इसका, राइट। तो देखिएगा अभी नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेट ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है वो वाला, राइट। डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज और सैलरीज एंड पेंशंस, ये सारा का सारा जो जाएगा वो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, राइट। तो अभी आपको इतने जो मैंने डिस्कस किया उसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये कि रेवेन्यू बजट के अंदर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे वो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होता है, राइट। उसके बाद अगर हम चलें कैपिटल बजट के अंदर, तो कैपिटल बजट के अंदर 2 पोर्शन है, एक तो कैपिटल रिसिप्ट, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा रिकवरी ऑफ लोन, 3 चीजें आती है कैपिटल रिसिप्ट में। रिकवरी ऑफ लोन, किसी को लोन दे रखा था वो आ गया, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट करने का मतलब प्राइवेट प्लेयर को इकोनॉमी में एफिशिएंसी लाने के लिए अलाउ करना, राइट, एक खुला उनको वातावरण देना। डिसइन्वेस्टमेंट और बोरो, गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है, ये 3 जाएगा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरो, राइट। उसके बाद आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा का सारा वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई न कोई कंट्री के अंदर फिजिकल एसेट्स क्रिएट होती हो। अब आपको माइंड में ये 2 चीजें लिख लेनी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिससे कंट्री के अंदर कोई भी फिजिकल एसेट्स डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिससे कंट्री के अंदर डायरेक्टली कोई ना कोई फिजिकल एसेट्स क्रिएट होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, लेकिन आपको इसको ये यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिएगा कि इससे एसेट्स क्रिएट होता है, राइट, यानी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट होती है। यहाँ वाला जो होता है बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक सेंस में हम बोल सकते हैं कि वो कंजप्शन की सेंस में है, डायरेक्टली उससे कोई एसेट्स पैदा नहीं हो रहा है। आप ये समझ जाइएगा। अब ये 2 बात आप याद रखोगे और हम आगे की तरफ ओरिजिनल बजट है उसकी तरफ मूव करते हैं 23 वाले का, तो आपको एंजॉय आएगा उसको। लेकिन इस एंजॉय तभी करोगे जब ये स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, राइट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि टोटल रिसिप्ट कितना है।
यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों अगर मिला करके देखें तो, और हम देख लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिएगा हम एक बार रिसिप्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट देखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट में आप पढ़ के आए हो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू दो आते हैं ना। तो देखो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है लगभग 19 लाख करोड़, राइट, और नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है लगभग 2,69,651 करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़ में अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से और ये हो गया 19 और ये 2.5, तो लगभग आपका यहाँ बैठ गया 22 लाख करोड़, राइट। 22 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी आपने पीछे वाला जो स्लाइड देखा ना, वो स्लाइड अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, और जैसे मैं करवा रहा हूँ डेटा उसके साथ उसको मैच करके देखिएगा। इंजॉयबल चीज़, और याद नहीं रखना पड़ेगा। आप किसी से बात करते हैं, कम से कम अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो उन पे डेटा के बारे में तो बात करेंगे ना, कि देखिए देश का जो रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो कितना है, 22 लाख करोड़ है। अभी आगे टेक्निकल चीज़ें बन जाएगी। कैपिटल रिसिप्ट है, अभी हम पढ़ के आए हैं। कैपिटल रिसिप्ट में 3 चीजें आती है, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन और जितना बोरो करोगे। तो रिकवरी ऑफ लोन ये आपका है 14,000 के आर पार, 14,000 करोड़ के आर पार। अदर रिसिप्ट डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो लिया है वो 65,000 करोड़ लिया है। यहाँ से याद रखिएगा, आपके नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा कि अब की बार डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना है, तो 65,000 करोड़, राइट। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ से आपको एक बात और भी क्लियर हो जाएगी कि पिछले साल का जो टारगेट था वो 1,75,000 करोड़ था, और जो अचीव हुआ है वो 78,000 करोड़ हुआ है। ये उसके साथ याद रख लीजिएगा। लेकिन हमारा ध्यान आज पे है कि हमारा ये एस्टिमेशन है कि इतना हमारे रिसिप्ट यानी रेवेन्यू रिसिप्ट 22 लाख करोड़ हो जाएगा आगे आने वाले ईयर में। और कैपिटल रिसिप्ट अगर ये देखें तीसरे को मिलाएं तो लोन लेना पड़ेगा, यानी उधार लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को लगभग 16.5 लाख करोड़। क्यों लेना पड़ेगा वो हम बात करेंगे। तो अगर हम टोटल देखें, टोटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की देखें तो बच्चे ये तो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, और ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के 17,40,000 करोड़ हो गया। तो कैपिटल रिसिप्ट जो 17,40,000 करोड़ है उसके अंदर लगभग 16.5 लाख करोड़ तो बोरो किए हुए, ये ध्यान रखना है, राइट। तो ये टोटल जो बन गया ये लगभग 39 लाख करोड़ बन गया। यानी क्या गवर्नमेंट टोटल एक साल का अंदाजा कर रही है कि हमारे पास 39 लाख करोड़ आना चाहिए, क्योंकि 39 लाख करोड़ का खर्चा करने जा रहे हैं। कैसे देखिएगा, ये टोटल एक्सपेंडिचर है 9 नंबर, राइट। 9 नंबर पे अभी मैंने कहा टोटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, टोटल एक्सपेंडिचर है 39,44,909 करोड़ रुपए। आप रफली याद रखिएगा, आपको एग्जैक्टली इस तरह से एग्जैक्ट नंबर याद रखने का कोई सेंस नहीं है। आप एग्जैक्टली ऐसे याद रख सकते हो कि लगभग 39 लाख करोड़ रुपए हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर है। 39 लाख के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डियर स्टूडेंट 31,94,94,000 लगभग 32 लाख करोड़ जो जाएगा वो रेवेन्यू अकाउंट पे। ये देखिएगा 10 नंबर क्या कह रहा है, रेवेन्यू अकाउंट पे कितना जाएगा, 32 लाख करोड़। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, आपने अच्छी तरह से अभी नोट डाउन किया हुआ है कॉपी के अंदर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे कोई भी एसेट्स, फिजिकली एसेट्स डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता है। क्लियर। और हमारे देश में टोटल एक्सपेंडिचर होता है लगभग 39 लाख करोड़। ठीक है, 39 लाख करोड़ के अंदर से 32 लाख करोड़ रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। यानी आप देखिएगा सिर्फ आपका कैपिटल अकाउंट पे एक्सपेंडिचर होगा वो तो 32 से 7 बच गया, तो 7 लाख करोड़ के आर बार की कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट पे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सारा हमारा पैसा जो है वो रेवेन्यू अकाउंट पे जा रहा है, राइट। और रेवेन्यू अकाउंट का मीनिंग वहाँ से कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो मैंने आपसे बात किया ये सबसे
पैनिक करता है जब इकोनॉमिक्स का कोई बच्चा पढ़ता है और उसको मालूम होता है कि हमारा रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर 32 लाख करोड़ खर्चा हो रहा है, होना चाहिए कैपिटल अकाउंट के ऊपर, ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इन्वेस्टमेंट आएगा, इन फ्यूचर में इंडस्ट्रियलाइज होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा कंट्री में, राइट। तो देखिएगा यानी कि 32 लाख करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है, रेवेन्यू अकाउंट पे। अब हम देख लेते हैं रेवेन्यू अकाउंट पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो तुमने देखा है, प्लान और नॉन प्लान होता है। प्लान का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन प्लान पे आ जाइएगा। नॉन प्लान में आपने देखा इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, पेंशन और सैलरी। और डियर स्टूडेंट, वो जो नॉन प्लान है, अभी मैंने जो बात किया 32 लाख करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू अकाउंट पे, उसके अंदर से 9.5 लाख करोड़ रुपए जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। यानी अब की बार लगभग अगले जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके अंदर 9,40,000 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा। पहली बात तो एक सबसे जो इकोनॉमिक्स के बच्चे को जो अंदर से हिला के रख देता है वो ये कि हमारा 39 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है और 39 लाख करोड़ के अंदर से 32 लाख करोड़ तो रेवेन्यू अकाउंट पे जाएगा। इकोनॉमिक्स का जो बच्चा है उसको ये अंदर जाके बात चुभती है। और 32 लाख करोड़ के अंदर से भी 9.5 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वहां जा रहा है। और इंटरेस्ट पेमेंट का मीनिंग जो हमने पहले से डेट ले रखा है उसके ऊपर लगभग इंडियन इकोनॉमी के ऊपर स्टेट और यूनियन जनरल बजट दोनों को, जनरल डेट को दोनों को मिला करके स्टेट और जनरल को दोनों बैठते हैं लगभग 83% जीडीपी का। वो मैं अगले वाले वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि डेट कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना है, इंटरनल डेट कितना है, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब की बार डेट जो है वो बढ़ा भी है 10% से, जीडीपी का 10% के नियर अबाउट बढ़ चुका है कोरोना की वजह से। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यानी इंटरेस्ट पेमेंट में हमारा जा रहा है 9,40,651 करोड़ रुपए, राइट। उसके बाद में और जो ये जाता है ये ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स इनडायरेक्टली, राइट। और ये हमारा कैपिटल अकाउंट पे जैसे मैंने आपसे बात किया कितना हो गया, लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल अकाउंट पे जा रहा है। आपको क्लियर मालूम हो गया, जब 32 लाख करोड़ रुपए यहाँ जा रहा है तो बच गया, जो 39 लाख करोड़ से वो वहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिस्कल डेफिसिट्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक जितना मैंने बात किया उससे आपको, देखिए हम किसी से भी बात करते हैं ना, तुम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो कैसे बात करोगे कि देखिए इस हमारी कंट्री के अंदर 39 लाख करोड़ का बजट है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर है वो 39 लाख करोड़ का है। उस 39 लाख करोड़ के अंदर से हमारा आता कहाँ से है ये भी उसको बताइएगा। आप कहोगे 22 लाख करोड़ तो आता है रेवेन्यू बजट से, यानी रेवेन्यू अकाउंट से आता है 22 लाख करोड़ रुपए, राइट। 22 लाख करोड़ के अलावा हमारा लगभग 1 लाख करोड़ से भी कम कैपिटल अकाउंट से आता है, तो 22 और 1 23 हो गया। अब बच गया हमारा लगभग 39 है ना टोटल, तो बच गया लगभग 16 से ऊपर। तो वो हमारा सारा का सारा ये देख लीजिएगा बोरो करने की जरूरत पड़ रही है। यानी दोबारा से सुनो, आप मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को दोबारा सुने। आप जब भी बात करते हैं डेटा की क्यों जरूरत होती है? डेटा आप अपनी बात को एक प्रॉपर चैनल से रखने के लिए डेटा होता है। आपकी बात में वजन हो, वो तभी होगा जब आप बात डेटा के साथ करोगे। तो डी स्टूडेंट, आप अपने आप से, अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात कीजिएगा, अपने दोस्त से बात कीजिएगा कि देखो हमारे देश में अब की बार लगभग 39 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा और गवर्नमेंट वो जो खर्चा करने के लिए पैसे लाएगी वो 22 लाख करोड़ रुपए तो रेवेन्यू अकाउंट पे रिसिप्ट हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। 22 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट का मीनिंग है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो चीज आती है, टैक्स और नॉन टैक्स। और टैक्स के अंदर से गवर्नमेंट के लगभग आएगा 19 और 3 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका ये नॉन टैक्स रिसिप्ट। क्लियर हो गया? तो मैं इस चैनल से दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारा 39 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा, वो खर्चा लगभग
22 लाख करोड़ तो आएगा रेवेन्यू अकाउंट से, जहां टैक्स और नॉन टैक्स आता है। टैक्स में लगभग आता है 22 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा, टैक्स में आ जाएगा लगभग 19 और 3 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू से, राइट। तो टोटल हो गया 22 लाख। अब पीछे हिसाब बच गया 17 लाख करोड़ का। तो 17 लाख करोड़ के अंदर से क्योंकि 39 खर्चा करना है तो 22 तो ठीक है रेवेन्यू अकाउंट से आ गया। अब 17 लाख करोड़ का हिसाब बच गया। तो 17 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ रुपए तो हम कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। कौन सा? जो डेट क्रिएट नहीं करेगा। कौन सा? हमारा डिसइन्वेस्टमेंट है या रिकवरी ऑफ लोन है, वो हो गया। अब 16 लाख करोड़ रुपए वो है जो हमें उधार लेने पड़ेंगे अब की बार खर्चा करने के लिए, यानी 16 लाख करोड़ उधार लेना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि लगभग गवर्नमेंट के जो टोटल रिसिप्ट है जो कोई डेट क्रिएट नहीं करती, वो 39 के अंदर से 16 माइनस कर दो। 39 में से 16 माइनस किया 23 बचा, यानी 23 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास होंगे जो कि कोई भी डेट क्रिएट नहीं करेगा, कोई भी बोरो लेने की जरूरत नहीं होगी। और रेवेन्यू अकाउंट पे खर्चा कितना कर रहे हैं हम? 32 लाख करोड़ रुपए। तो डियर स्टूडेंट इस बात को ऐसे समझिएगा कि रेवेन्यू अकाउंट पे जहां पर कोई भी एसेट्स पैदा नहीं होती है उस पे जो हम खर्चा कर रहे हैं वो 32 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, राइट। और हमारे पास जो रिसिप्ट हो रही है गवर्नमेंट को बिना डेट का, देखें वो वाला डेट को छोड़ करके, तो 23 लाख करोड़ ही हो रहा है। यानी क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू अकाउंट पे खर्चा करने के लिए भी बोरो करना पड़ रहा है। कैसे? कि रेवेन्यू अकाउंट पे खर्चा कितना हो रहा है? लगभग 32 लाख करोड़, ये रहा 3194, तो 32 लाख करोड़ रेवेन्यू अकाउंट पे हो रहा है। और गवर्नमेंट का जो टोटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट मिला करके जो डेट क्रिएट नहीं करता है वो 23 लाख करोड़ है। यानी ऐसे बोल सकते हो कि आमदनी तो है 23 लाख करोड़ और सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट पे खर्चा कर रहे हैं जिसे कोई एसेट्स पैदा नहीं होता है वो 32 लाख करोड़, यानी क्या 9 लाख करोड़ रुपए आपको रेवेन्यू अकाउंट को इक्वल करने के लिए उधार लेना पड़ेगा जिसे कोई भी एसेट्स नहीं हो रहा। तो कैपिटल अकाउंट पे खर्चा जो आप कर रहे हो, यानी पीछे 32 के पास 7 बच गए, वो जाएगा 7.5 के हर बार कैपिटल अकाउंट पे, उसका तो लोन लेना ही पड़ेगा। तो 7.5 वो हो गया, 9 ये हो गया, 16 के हर बार बैठ गया, 16.5 के हर बार, इतना आपको लोन लेना पड़ रहा है। अंदाजा लगाइएगा कंट्री में पैसा कहाँ जा रहा है, राइट। तो अब हम बात करें कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, 39 लाख करोड़ का बजट बनेगा, 23 लाख करोड़ गवर्नमेंट के टोटल रिसिप्ट होगा, तो बच गया वो 16.5 लाख करोड़, लगभग अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, वो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। वो जो बोरो करना पड़ेगा दैट इज फिस्कल डेफिसिट। तो ये देखिएगा फिस्कल डेफिसिट ये रहा, और इसको ये मैंने एरो लगा के लिखा है फिस्कल डेफिसिट को कि ये जो आपको बोरो है सारा का सारा ये क्या कहलाता है? फिस्कल डेफिसिट। तो आप फिस्कल डेफिसिट को 2 तरीके से याद रख सकते हो कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट, लेकिन वो रिसिप्ट जो डेट क्रिएट नहीं करता है। टोटल रिसिप्ट कौन सा? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, राइट। कैपिटल रिसिप्ट में वो आएगा जो आपके ऊपर बोरो ना हो। तो इसका मीनिंग फिस्कल डेफिसिट ये हो गया। अब तो क्लियर हो गया। फिस्कल डेफिसिट को सिर्फ ये भी बोल सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, वो रिसिप्ट जो डेट क्रिएट नहीं करता है। अब इतना फॉर्मूला बोल दिया, लेकिन इसको सीधा भी बोल सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट वो होता है जो हम उधार लेते हैं। तो उधार कितना लेना पड़ रहा है आपको? ये रहा बोरो करना पड़ रहा है, यही बोरो आपका इधर फिस्कल डेफिसिट है। तो दोनों फॉर्मूले आपके ये ध्यान हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, 16 लाख करोड़ रफली बोल रहा हूँ, 16 लाख करोड़ हमें उधार लेना पड़ रहा है एक एनुअल, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसको, हमारे खर्चे को मैनेज करने के लिए। और वो जो 16 लाख खर्च करना पड़ रहा है, वो जो उधार लेना पड़ रहा है, तो अब मैं दोबारा से चलता हूँ। मैंने तुम्हें एक बात कही कि 1 साल का अगर आप जो कर्जा आपके ऊपर हो रहा है उसका आपको इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है। उसको एक बार छोड़ते हैं, दोबारा से एक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि देखिएगा रेवेन्यू अकाउंट पे आप खर्चा कर रहे हो 32 लाख करोड़ रुपए, रेवेन्यू अकाउंट पे खर्चा कर रहे हो। उस 32 लाख करोड़ के अंदर से 9 लाख करोड़ रुपए आपका जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे, क्योंकि थ्योरी पढ़ के आए हो ना। ये देखिएगा, ये वाली थ्योरी अभी पढ़ के आए हो आप, जस्ट एक मिनट, ये वाला, ये अभी आपको करवाया है। ये सॉरी, ये रेवेन्यू अकाउंट है, इसका नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, अभी एक बात,
अब हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट, फिस्कल डेफिसिट के बाद में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और याद कभी नहीं रखना पड़ेगा। जैसे फिस्कल डेफिसिट अब आपके समझ आया, इसी तरह से आपके और डेफिसिट भी समझ आ जाएगा, राइट। तो देखिएगा नेक्स्ट वाला। अब हम बात करें कि एक साल में अब की बार हम 39 लाख करोड़ खर्चा करेंगे, और मैंने आपको बात किया कि हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा 9,40,000 करोड़। तो इंटरेस्ट पेमेंट तो वो पेमेंट है जो हमने डेट ले रखा है पिछले ईयर्स में, उसके लिए भुगतान कर रहे हैं। यानी अब की साल वाले आइटम पे जो हम खर्चा करेंगे वो तो 39 के अंदर से 9 निकाल दो, तो लगभग कितना रहेगा, 30 के आर बार अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, राइट, 30 के आर बार रहेगा। यानी अब की इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो हमारा प्रेजेंट के आइटम पे, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रेजेंट के आइटम पे खर्चा होगा, वो खर्चा तो हमारा 30 लाख करोड़ है। जो 9 लाख करोड़ और ऐड हो रहा है वो हमारा खर्चा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पर। इंटरेस्ट पेमेंट अब की बार वाले आइटम पे खर्चा नहीं है, वो तो हमने पहले लोन ले रखा है, डेट हो रहा है, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं। तो इसका मीनिंग हुआ इस ईयर के जो आइटम पे खर्चा है वो हमारा 30 लाख करोड़ है, और रेवेन्यू टोटल रिसिप्ट जो है वो 23 लाख करोड़ है। तो अगर हम देखें अब की बार वाले साल का, तो 30 माइनस 23, तो 7 के आर बार बच गया। ये कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट, तभी तो इसका नाम प्राइमरी रखा है, नाम से देखो प्राइमरी डेफिसिट, राइट। तो इसी वजह से इसका नाम प्राइमरी डेफिसिट रखा गया है। तो प्राइमरी डेफिसिट का हम फॉर्मूला करते हैं, देखिएगा, चाहे तो आप ऐसे कर लें कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कैसे, फिस्कल डेफिसिट आपका 16 लाख करोड़ था, 16 लाख करोड़ के अंदर से आप कितना माइनस कर दोगे, 9 लाख करोड़, तो बच गया 7 लाख। तो ये रहा 7,20,000 करोड़ क्या हो गया, प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर हो गया। तो ये गवर्नमेंट को एस्टिमेशन से, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है बजट एस्टिमेट, तो ये एस्टिमेशन से कि हमारा 7,20,000 करोड़ प्राइमरी डेफिसिट रहेगा, जो जीडीपी का 2.8% बनता है। ये आपका जो बजट हम जो कर रहे हैं, ये अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके बारे में अनुमान है, राइट। तो ये आपका यहाँ पर आ गया प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट आपको दोनों तरीके से मैंने बताया, वैसे समझ लीजिएगा, राइट। अब हम एक बात और करते हैं, अब हम चलते हैं, एक और कंसेप्ट है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर देखिएगा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आपको अच्छी तरह से मालूम है 22 लाख करोड़ है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है। और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो लगभग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका 32 लाख करोड़। तो 32 लाख करोड़ और 22 का लगभग डिफरेंस बच जाएगा 10 से थोड़ा कम बचेगा। तो ये देखिएगा, ये रहा 9,90,241, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर हो गया। तो रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट। अब डियर स्टूडेंट एक बात और देखिएगा, जो FRBM एक्ट जो हमारा है, जो मैंने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आप देख लीजिएगा, राइट। जो रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट अब गवर्नमेंट का टारगेट रहा है हमेशा से ही कि रेवेन्यू डेफिसिट प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको बात अच्छी तरह से समझ आ गई कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होता। तो गवर्नमेंट का यही फेजिज रहा, जब नीयत अगर साफ हो तो हर गवर्नमेंट का जो कंट्री को बेटर करवाना चाहेगा वो हमेशा ही यही रहेगा कि हमारा फालतू के खर्चे, जो कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होती, उन पे खर्चा कम करें, राइट। तो रेवेन्यू अकाउंट पे रेवेन्यू जो डेफिसिट है उसको समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा है जो इनडायरेक्टली एसेट्स क्रिएट कर रहा है। ये रहा, यहाँ पर लिखा है ना, देखो आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर ये लिखा है ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स। कोई इनडायरेक्टली कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो गया। जैसे मान लीजिएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट है 9,20,000 करोड़, 10 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। उसके अंदर से गवर्नमेंट ने ऐसे खर्चा किया कि 3 लाख करोड़ कहीं इनडायरेक्टली गाँव में कोई, सपोज करते हैं कोई वाटर वर्क्स बन गया, कुछ ऐसा काम हो गया जो इनडायरेक्टली एक एसेट्स क्रिएट हो गई, राइट। तो इसका मीनिंग है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर से 3 लाख करोड़ और घटाओ, क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट तो नुकसानदायक है ही है, लेकिन इस रेवेन्यू डेफिसिट में जो 3 लाख है उसमें तो इनडायरेक्टली आपका एसेट्स क्रिएट हुआ है। तो 7 लाख करोड़ वो है जो बिल्कुल आपका कंजप्शन के ऊपर गया है, इकोनॉमी के अंदर
जिसने कोई भी एसेट्स पैदा नहीं किया है। इसलिए गवर्नमेंट का जो FRBM एक्ट बनाया, उसके 2012 का जो अमेंडमेंट था, उसके अंदर उन्होंने एक नया कंसेप्ट लगाया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी ये डेफिसिट को कम करने की जरूरत है। ये वो खर्चा है जो कोई भी एसेट्स पैदा नहीं करता। कैसे आएगा? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस में रेवेन्यू अकाउंट पे वो खर्चा जिसने कोई एसेट्स पैदा किया हो। तो देखिएगा 9,90,241 है, इसके अंदर से आप 3,17,641 माइनस कीजिएगा कैलकुलेटर लेकर के, आप अपने आप आएगा। यानी मैं बोल रहा हूं 9,90,242 के अंदर से 3,17,643 करोड़ माइनस कीजिएगा, तो जो आपको बचेगा वो ये बचेगा 6,72,598। करके देखिएगा, आप एक बार प्रैक्टिकल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। दिस इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यानी सबसे ज्यादा आपको जो कौन सा डेफिसिट कम करने पे ध्यान रखना है, वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये डेफिसिट कंट्री के अंदर प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें लिखवाया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे कोई भी एसेट्स पैदा नहीं होता। इसलिए हर किसी कंट्री को रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको रेशनलाइज करना चाहिए। जहां जरूरत नहीं है वहां गवर्नमेंट को धीरे धीरे मार्केट पे चीजें लानी चाहिए, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये डेफिसिट आप ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, और इसके नीचे परसेंटेज भी लिखा है, वो आगे वाले में हम बात करेंगे, राइट। तो वो पूरा डिटेल के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी मेरा एक बार बजट समझाने का है, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डेफिसिट पे भी बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि इतना हमारा रिसिप्ट हो जाएगा, कि लगभग 23 लाख करोड़ हमारा टोटल रिसिप्ट हो जाएगा, और खर्चा जो हम करेंगे वो 39 लाख करोड़ करेंगे, तो 16 लाख करोड़ लगभग हम बोरो करेंगे, राइट, उधार लेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट कह रही है ना कि इतना रिसिप्ट हो जाएगा, तो वो टैक्स तभी आएगा ना जब देश के अंदर प्रोडक्शन होगा। तो गवर्नमेंट को अंदाजा कर रही है कि प्रोडक्शन यानी जो ग्रोथ आएगी वो नॉमिनल सेंस के अंदर 11.1% ग्रोथ आएगी, आने की संभावना है। उसके ऊपर ये एस्टिमेशन है। अगर ये ग्रोथ इतनी नहीं आई तो आपका ओवरवाइड हो जाएगा, डिफरेंसेस, खर्चे लगभग वही रहेंगे, इनकम कम हो जाएगी, राइट। इनकम तो नहीं बोलेंगे, ये रिसिप्ट बोलेंगे, क्योंकि इनकम तो प्रोडक्शन से आता है, राइट। गवर्नमेंट के कोई गेम नहीं होता है। आगे क्लियर? तो ये आपका मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा है, प्राइमरी डेफिसिट, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, की जरूरत है, ठीक है। तो देखिएगा, जो अभी हमने बात किया कि रेवेन्यू अकाउंट पे गवर्नमेंट के रिसिप्ट होता है लगभग 22 लाख करोड़, राइट। वो रिसिप्ट कहाँ से आता है उसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कॉर्पोरेट टैक्स आता है गवर्नमेंट के साथ, आएगा 7 एक्सपेक्टेड है 7,20,000 करोड़, 7 लाख करोड़ इनकम टैक्स आने की बात है, राइट। और कस्टम ड्यूटी 2,13,000 करोड़, एक्साइज ड्यूटी 335, और सर्विस टैक्स 2,000 करोड़, जीएसटी 780, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली ये है। तो ये एक्साइज ड्यूटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एक जनरल आपसे बात कर रहा हूँ कि इस देश में एक आवाज़ उठी कि ऑयल को जीएसटी के अंडर में ले लीजिएगा, पेट्रोल को, डीजल को नहीं। डियर स्टूडेंट, अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लिया जाता है तो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑलरेडी 16 लाख करोड़ तो बोरो करना पड़ रहा है। और अगर ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह इसको अगर जीएसटी में ले लिया तो गवर्नमेंट के ये गिरेगा तो 3,35,000 करोड़ आएगा, ये कम हो जाएगा। ऑलरेडी हमारी कंट्री में डेट है। तो मैं समझता हूँ कि अभी वो लेवल नहीं आया है, क्योंकि इस कंट्री में अभी टैक्स की साइड से रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, और हर कोई लोग टैक्स पे करने में नहीं आया, क्योंकि प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं हम। तो अभी तक इट विल टेक टाइम, राइट। खैर, अगर हम एग्जाम में आने की बात करें तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा रेवेन्यू टैक्स देगा अब के बार बजट वाले में। तो आपको ध्यान रखना है कॉर्पोरेट टैक्स 1 नंबर पे आ जाएगा। जीएसटी दिया हो तो 780 आ जाएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो ये वाले, राइट। तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स 1 नंबर, राइट, 2 नंबर पे इनकम टैक्स, 3 नंबर पे एक्साइज ड्यूटी, और 4 नंबर पे कस्टम ड्यूटी, और 5 नंबर पे सर्विस, राइट। ये याद रखिएगा कि लगभग 720 कॉर्पोरेट टैक्स आएगा,
और 7 लाख इनकम टैक्स आएगा, और उसके बाद में लगभग 3 लाख समथिंग हमारा एक्साइज ड्यूटी आएगी, 2 लाख समथिंग करोड़ के आर बार हमारा कस्टम ड्यूटी आएगी, और 2000 के आर बार सर्विस टैक्स आएगा। तो ये सीक्वेंस है, याद रखिएगा। अब आप एक और इम्पोर्टेंट बात देखिएगा डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या होता है कि अक्सर जब भी कोई बात आती है तो हम अंबानी को, अडानी को बोलने लगते हैं कि उन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, वो कंट्री को लूट रहे। ऐसा एक धारणा बन गई, क्योंकि इस देश में बड़े लंबे टाइम तक सोशलिज्म को पढ़ाया गया है, तो इसलिए वो माइंड में बैठ गया। और कैपिटलिज्म को हमने सीखा नहीं कि एक्चुअल में कैपिटलिज्म की भावना क्या है, सेंस क्या है। कैपिटलिज्म का मीनिंग मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का मीनिंग सेल्फ इंटरेस्ट, और सेल्फ इंटरेस्ट का मीनिंग है जहां पर इंसेंटिव काम करते हो, इंसेंटिव फोर्स बनते हो, वो कैपिटलिज्म है। वो कैपिटलिज्म नहीं कि एक के पास पैसा हो जाए, उस कैपिटलिज्म की बात इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं है। एडम स्मिथ जिस कैपिटलिज्म की बात करते हैं दैट इज मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर, राइट, और सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड। और इतना ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट हो जाएगा कि हजारों अंबानी आ जाएंगे, तो उनका प्रॉफिट अपने आप एक कंपटीशन की वजह से प्राइस कॉस्ट पे चला जाता है, राइट। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि 23 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास टोटल रिसिप्ट होता है, और 16 लाख करोड़ गवर्नमेंट बोरो करने की बात कर रही है। तो मोटा मोटा 23 लाख करोड़ ही गवर्नमेंट को आएगा ना। 23 लाख करोड़ के अंदर से कॉर्पोरेट जो टैक्स है जो गवर्नमेंट को देंगे 7,20,000 करोड़, और इनकम टैक्स है वो लगभग 7 लाख करोड़ के आर बार हो गया, राइट। और यही आपका, ये अगर 2 की भी बात करूं तो लगभग 14 लाख करोड़ के आर बार बैठ गया। तो स्टूडेंट 22 लाख करोड़ के अंदर से रफली मैं बात कर रहा हूं, लगभग 14 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट सेक्टर से इनकम टैक्स चाहे कॉर्पोरेट टैक्स वो दोनों कहीं इनडायरेक्टली वहीं से ही आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इतना पैसा नहीं है कि इनकम टैक्स का हो, लेकिन आता भी है तो भी 1.25 लाख करोड़ ऊपर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को मिला करके 14 लाख करोड़ हो रहा है। तो अब एक बात आप सोचिएगा डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर ये अगर आप टोटल करोगे तो 27 बैठ गया, राइट। 27 के अंदर से आप जीएसटी को एक बार साइड में कर दीजिएगा, ठीक है। तो लगभग वो बैठेगा। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू अकाउंट पे टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो 19 के आर बार बैठेगा, तो ये रहा। और 2-2.5 लाख करोड़ के आर बार गवर्नमेंट जो लोग कैपिटल अकाउंट पे कोई पुराना डिसइन्वेस्टमेंट करेगी या कोई उसको गवर्नमेंट को वो रिसिप्ट हो जाएगा, वो 1 लाख करोड़ पे, तो गवर्नमेंट का लगभग टोटल इतना बैठेगा। ये हम बात कर चुके हैं, कौन सा, टोटल रिसिप्ट, राइट, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट ये हो जाएगा। अब एक बात देखो डियर स्टूडेंट ध्यान से कि जो 22 लाख करोड़ रुपया जो आ रहा है उस 22 लाख करोड़ के अंदर, जस्ट एक मोमेंट, ऊपर देखिएगा, अब 22 लाख करोड़ जो आ रहा है उस 22 लाख करोड़ के अंदर से 14 लाख करोड़ तो वहां से आ रहा है टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से। तो मैं एक बात आपसे कर रहा हूं कि हम लोगों ने, यानी कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्ट्रक्चर है वहां से मैं बात कर रहा हूं कि हमने कितना टैक्स दिया एग्रीकल्चर ने। डायरेक्ट टैक्स तो कोई टैक्स नहीं है डायरेक्ट, और 22 लाख करोड़ के अंदर से 14 लाख करोड़ तो वहां से आ गया, और फिर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है। तो आम जो एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें कितना टैक्स दिया, तो आप कहोगे जी हमने तो डायरेक्ट टैक्स नहीं इनडायरेक्ट टैक्स दिया। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स तो कोई भी आदमी है, अगर मेरा इनकम है तो मैं भी तो देता हूँ, इनकम टैक्स भी भरता हूँ और इनडायरेक्ट टैक्स भी देता हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोग देते हैं, ठीक है ना। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर लगभग गवर्नमेंट का 5.5 लाख करोड़ का सब्सिडी होता है, जो सभी सब्सिडी को मिला करके एग्रीकल्चर में 1.5 लाख करोड़ मशीन का सब्सिडी है, 2.5 लाख करोड़ फूड सब्सिडी के हर बार चला गया, कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी है, राइट। तो उनके ऊपर सब मिला के 5.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर में सब्सिडी को जाता है, और एग्रीकल्चर से उनके 22 लाख करोड़ में कितना टैक्स आता है बताएं। 22 लाख करोड़ में तो टैक्स का कोई मीनिंग ही नहीं है वहां पर। और फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि अंबानी अडानी खा गया। मैं कोई अंबानी अडानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सोचिएगा
कि हम गवर्नमेंट को क्या पे कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के कोई गेहूं नहीं होता है, गवर्नमेंट की कोई इनकम नहीं है, गवर्नमेंट को हम देंगे वही रिटर्न में मिलेगा। हाँ, प्रॉब्लम ये है इस देश में कि जो 5.5 लाख करोड़ की सब्सिडी आ रही है कि एग्रीकल्चर में, वो छोटे किसानों को नहीं मिल रही है। 60,000 करोड़ यूरिया पे सब्सिडी है, बड़ा लैंडलॉर्ड है, वो जाता है 100 कट्टे यूरिया का ले आया, 100 कट्टे के ऊपर 1.25 लाख की सब्सिडी मिल गई उसको, और मार्केट रेट पे उसको 300 रुपये का सब्सिडाइज, एक कट्टा 300 रुपये का मिला, मार्केट रेट उसका 1500 है, वही 1.25 लाख करोड़ की, सॉरी 1.25 लाख की उसको सब्सिडी मिल गई 100 कट्टे के ऊपर। लेकिन छोटा किसान बेचारा वही गांव से खरीदेगा, महंगा मिलेगा, वो बो देगा। ना छोटा किसान को इंटरेस्ट रेट के कोई मिलता है, ना छोटे किसान कोई सौर ऊर्जा का खेत में लगाता है, ना वो टैंक खुदवाता है, ना कोई मशीन लेके आता है, ना उसको ट्रैक्टर पे कोई सब्सिडी लेके आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस देश में जो बुरे हालात है वो छोटे किसानों का, और छोटे किसानों का इसलिए है कि जो सब्सिडी मिल रही है वो बड़े किसान फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब्सिडी को रेशनलाइज करने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर में चीजें मार्केट बेस कीजिएगा और छोटे किसान को डायरेक्ट ट्रांसफर कीजिएगा, तो मार्केट बेटर होगी और बड़ा किसान को पे करना पड़ेगा, और बड़े किसान के पे करने में प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि सब्सिडी और ये सब उनको होना चाहिए जो कोई मार्केट के अंदर, मार्केट के फोर्सेस को के कैपेबल नहीं है, इतना पे करने के कैपेबल नहीं है। लेकिन बड़े किसान को सब्सिडी मिले ये सेंस नहीं आता है, क्योंकि हमारा सब्सिडी का टारगेट तो एफिशिएंसी बढ़ाना है, जैसे माइक्रो में पढ़ते हैं, मार्केट मैकेनिज्म के अंदर प्रूव करते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट, आप इस चैनल से इसको सोचिएगा। तो अब ये बजट समझने के बाद आपको समझ आएगा कि राजेश टिकैत जी जो है वो भी अगर कभी भी देश के अगर प्रधानमंत्री बने तो जाएंगे तो बजट इसी रास्ते से, तो वो कौन सा चेंज ला देंगे। वो भी अगर जब सीट पे बैठेंगे तो उनके सामने बजट आएगा कि जी 22 लाख करोड़ आता है, 39 लाख करोड़ खर्चा करना है, बताओ कैसे कैसे करें, वो भी वही करेंगे। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, कंट्री में ऐसा ही हो रहा है, इसलिए वहां जो पहुंचेगा उसको यही करना पड़ेगा। हम बकावे में आ जाते हैं चीज़ों के, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो किया जा रहा है, और धीरे धीरे सब्सिडी रेशनलाइज होकर के कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से जैसे ही आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी में काम बढ़ेगा, खुशहाली आ जाएगी। तो मैं आगे इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी करने वाला हूँ, और आपको फाइल भी दिखाऊंगा कि हमारा गवर्नमेंट का मूवमेंट किधर जा रहा है। जिस दिन आपको लगभग इकोनॉमिक समझ आएगा उस दिन आप क्रिटिसाइज करना बंद हो जाएंगे, आप ये बात याद रखिएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमने बात यहाँ से बेसिकली कर लिया, तो यहाँ से नेट के अंदर क्वेश्चंस आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पहला पोजीशन कौन सा है, दूसरा पोजीशन कौन सा है, राइट। जैसे मैंने यहाँ से लिखा भी है कि रुपया बेसिकली कहाँ से आता है, तो देखिए कि रुपया बेसिकली कहाँ से आता है, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है कॉर्पोरेट टैक्स से, और इधर मैंने जीएसटी को इनको दोनों का एक नाम दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की सेंस में। 2 नंबर लिया इनकम टैक्स, 3 नंबर लिया एक्साइज टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, 4 नंबर लिया कस्टम ड्यूटी, और ये जो बेसिक बचा रह गया। तो ये आपके पेपर में आने की संभावना है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब अगर हम बात करें कि एक्सपेंडिचर ऑफ द मेजर्स आइटम, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा था कि मेन खर्चा गवर्नमेंट का होता कहाँ है, तो डियर स्टूडेंट ये देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर, पेंशन के अंदर 2 लाख करोड़ जा रहे हैं, डिफेंस के अंदर 385 जा रहा है, जो कि होना भी चाहिए, राइट। जब इकोनॉमिक्स का समझ आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा, राइट। और ये सब्सिडी के अंदर बेसिकली इतना जा रहा है, और इंटरेस्ट पेमेंट को मैंने हाईलाइट किया है, मोर और लेस आप देख रहे हो 9,40,000 करोड़। अब हम बात करते हैं, उसी को मैं फिगर से दिखा रहा हूँ कि मोटे तौर पे गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कहाँ जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे, लगभग 9,40,000 करोड़ के आर बार जो हमने देखा, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है, क्योंकि लगभग 32 लाख करोड़ हम रेवेन्यू अकाउंट पे खर्चा करते हैं, और उस रेवेन्यू अकाउंट पे 9,40,000 करोड़ कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में, राइट। और ये गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा, चलो अभी के पीरियड तो कोरोना का पीरियड को छोड़ें तो प्राइमरी डेफिसिट इतना ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कर रहा है वो फिस्कल डेफिसिट, और दोनों का डिफरेंस जो है फिस्कल और प्राइमरी का, वो इंटरेस्ट पेमेंट कहता है। दूसरा मैंने बात किया
सब्सिडी का, फर्टिलाइजर, फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, इन पे मैंने बात किया। तो मैं आपसे पहले भी एक बार डिस्कस कर रहा था डियर स्टूडेंट कि इस देश के अंदर सब्सिडी को रेशनलाइज करने की ज़रूरत है और मार्केट स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, और जिसको चाहिए सब्सिडी उसको दिया जाना चाहिए, वो भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो, राइट। और ये डिफेंस पे खर्चा हो गया, राइट। तो इसके आपको मेनली आपको ध्यान रखना है 1 नंबर पे, राइट, और 2 नंबर पे, ऐसे रफली 3 नंबर पे, ये आप मोस्टली पहले 3 पॉइंट याद रख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस आने की संभावना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ये अब एक्सपेंडिचर का सीरीज है। तो एक्सपेंडिचर में अगर आपसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट, और जो पूछा गया है पिछले पेपर में कि सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा कहाँ रहा है, तो क्या आएगा? इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो शेयर जाएगा स्टेट को और ड्यूटीज वगैरह। तीसरा अगर हम बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसपे सारा का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और मशीनरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ शेयरिंग में देती है। जैसे हिली एरिया होता है वहाँ 90 और 10 का होता है, सेंटर का 90 होता है % और 10% स्टेट का होता है। जो हिली एरिया नहीं होते वहाँ 70-30 का होता है। तो ये सब होता है। तो सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो स्कीम 50 है, ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा गया था। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो 740 स्कीम है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बेसिकली और खर्चे के ऊपर डिस्कस किया गया। मैंने 3 जो है मेनली वो आपसे डिस्कस किया है, राइट। आगे देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम बात करें तो अब एक बात और देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैंने बात किया प्राइस एज ए सिग्नल। तो मैंने अभी किसान की बात आपसे किया कि एक यूरिया का कट्टा अगर उनको मिलता है 50 kg का तो वो 300 रुपये का आता है, और अगर उसका एग्जैक्ट प्राइस देखें तो लगभग 1500 रुपये का, तो 1200 रुपये सब्सिडी हो गई। जिसने 100 कट्टे खरीदे उसको 1,20,000 की सब्सिडी मिल गई। अब छोटे किसान को तो 100 कट्टे की जरूरत नहीं, बड़ा किसान लेके जाता है, सब्सिडी सारी बड़े को मिली। तो यहाँ पर मैं एक बात ये कह रहा था अभी आपको कि देखो जो यूरिया है वो मार्केट रेट पे कर दीजिएगा, और मार्केट रेट पे करने के बाद छोटे किसान है उसको ट्रांसफ़र कीजिएगा, और बड़ा किसान अपने आप मार्केट से खरीदेगा, उसको ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि लगभग 5.5 लाख करोड़ की सब्सिडी है जो एग्रीकल्चर में, वो फ़ायदा पहुंचा रही है बड़े किसान को, ना कि छोटे किसान को। और हमें ज़रूरत है इस देश में छोटे किसान को बचाने का, तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र चाहिए। और मार्केट से खरीदे सब लोग, तो मार्केट से खरीदने का बेनिफिट क्या होता है कि सपोज यूरिया का रेट जो है वो 1500 से 2000 चला गया। जब रेट किसी चीज़ का बढ़ता है तो 2 चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन देता है। एक तो ये बताता है कि वो गुड्स कम हो गई है इसलिए उसका रेट बढ़ा है, दूसरा कि हम उसको एफिशिएंटली यूज़ करें। तो दुनिया में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जब इकोनॉमी मार्केट के ऊपर होती है तो प्राइस बढ़े चाहे, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है, जैसे मैं बात करूं आपसे ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, सप्लाई साइड तो वो शॉक लगा हुआ है, सप्लाई साइड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्राइस बढ़ना इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सप्लाई साइड शॉक है, लेकिन एक सेंस अगर उसका देखें तो पॉजिटिव है। क्योंकि अगर प्राइस ऑयल का बढ़ा है तो हमने उसके और जो सब्स्टिट्यूट है, सौर ऊर्जा का है और सब्स्टिट्यूट है, वो खोजने लग गए हैं। तो अगर किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्राइस होता है तो उसके हम सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं। अगर यही ऑयल का प्राइस क्या होता कि मार्केट रेट के अंदर तो यही इतना ही रेट होता, लेकिन गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे करके आपको 40 रुपए का देता, तो आप लोग उसको वेस्ट तरीके से यूज़ करते और आपको मालूम ही नहीं चलता कि स्केयर होता जा रहा है क्या, स्कार्सिटी का मीनिंग ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पर लिखा है प्राइस एज ए सिग्नल। तो प्राइस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, मार्केट डिटरमाइंड प्राइस है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, दैट इज द बेस्ट रिजल्ट। हाँ, ज्यादा होता है मार्केट प्राइस तो सप्लाई साइड शॉर्ट रन के लिए शॉक लगता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है जिसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन इकोनॉमिक्स की दृष्टि से वो अच्छा है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो हम सब्स्टिट्यूट ढूंढें उसका। और सबसे आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटरी आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, वो किस वजह से सब्स्टिट्यूट है। वही अगर प्राइस दुनिया के अंदर सब्सिडाइज होता तो हमें मालूम ही नहीं लगता कि ऑयल क्या खत्म होता जा रहा है, क्या ऑयल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्या नहीं। ऑयल को वेस्ट यूज़ करते, जैसे पानी का यूज़ करते हैं, हमने लिया सीधा और गाड़ी धो लेते,
तो पानी हमें पे कम करना पड़ता है, इसलिए हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही चल रहा है। पानी का भी प्राइस पूरा अगर लिया जाए तो हम अपने आप पानी का जो प्रॉपर यूज करने लग जाएंगे। तो इसलिए लिखा है प्राइस एज ए सिग्नल। और इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस बहुत जबरदस्त चीज है। प्राइस जब मार्केट डिटरमाइंडेड होता है तो सारी ब्यूटी निखर के आ जाती है, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने लिखा है ये आप पढ़ के देखिएगा, एक एक बात इसमें लिखा गया है। प्राइस राइज ए सिग्नल दैट लेस पेट्रोल इज अवेलेबल, एक बात, एंड प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू यूज लेस पेट्रोल और लुक एट द अल्टरनेटिव फ्यूल्स, राइट। और यहाँ पर लिखा है सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर सब्सिडी दी जा रही है तो हमें मालूम ही नहीं है कि वो स्क्वायर हो क्या क्या, तो हम उसको फालतू में यूज करते हैं सस्ते होने की वजह से। इसलिए सब्सिडी एक इंसेंटिव है रिसोर्सेज को वेस्टफुल तरीके से यूज करने के लिए, राइट। तो देयर मस्ट बी नो सब्सिडी, मार्केट बेस्ड चीजें हो, जो गरीब है, जो मार्केट के फोर्सेस में नहीं आता है, उसको आप डायरेक्ट ट्रांसफर कीजिएगा, तो ये पॉलिसी प्रॉपर होता है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात किया था, देखिए 22 लाख करोड़ जो है हमारा लगभग, वो अब की बार का रहेगा। और कैपिटल रिसिप्ट ये 17 का हमने देख चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट ये पहली वाली बात है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा डियर स्टूडेंट, रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर देखो गवर्नमेंट का इतना हो रहा है, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा है। पहले के कब देखो, कभी से देखते जाइएगा तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और रेवेन्यू अकाउंट पे गवर्नमेंट रेशनलाइज कर रही है। और यही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले जब बजट करवाने लगा था तब एक बात लिखवाई थी आपकी कॉपी के अंदर कि लिख लीजिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी फिजिकल एसेट जनरेट नहीं होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिससे एसेट्स जनरेट होती है। और एसेट्स जब जनरेट होती है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बनती है, हाईवे बनते हैं, ब्रिज बनता है, पोर्ट बनते हैं, तो कंट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी जाती है। तो हमारा बजट होना ऐसा चाहिए कि रेवेन्यू अकाउंट से शिफ्ट होकर के कैपिटल अकाउंट के ऊपर जाना चाहिए। और तुम देख रहे हो स्लोली गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। दिस इज राइट डायरेक्शन, राइट। आगे भी मैं और डिस्कस करूंगा। तो देखिए अगर मैं ये सेम बात यहाँ से करूँ एक नेक्स्ट पॉइंट पे जा करके, तो ये वाली स्लाइड आप देखिएगा, जस्ट एक मोमेंट, ये वाला स्लाइड देखिएगा डियर स्टूडेंट। ये जो रेड कलर का है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो ब्लू डॉटेड है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पीरियड के बाद देखिएगा धीरे धीरे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज ए राइट डायरेक्शन। ये इकोनॉमिक्स इसी को बोलता है। इकोनॉमिक्स से कहता है कि आप ऐसे कीजिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट सीरीज और भी रहती है उसके बारे में, जो नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो अब हम डेफिसिट की बात करें डियर स्टूडेंट, तो डेफिसिट पे देखिएगा कि ये जो डेफिसिट है, बजट आपको नेट में ऐसे पूछेगा कि बजट के अकॉर्डिंग डेफिसिट बताइएगा। तो बजट के अकॉर्डिंग अनुमान है फिजिकल डेफिसिट का 6.4 का, रेवेन्यू डेफिसिट का 3.8 का, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.6 और प्राइमरी डेफिसिट है 2.8। ये बजट के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा। और पिछली बार कितना रहा, वो पिछली बार 6.9, 4.7, 3.3 और 3.7 एंड 3.3, राइट। ये आपका पिछली बार रहा। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन इनफ है। तो अगर आपको पेपर में पूछे कि 22-23 का कितना होने का अनुमान है, तो ये वाला आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने देखा कि फिजिकल डेफिसिट में गवर्नमेंट 16 लाख करोड़ का जो बोरो करेगी, वो बोरो कहाँ से करेगी। तो नेट में ये भी क्वेश्चन आता रहा है। तो बोरो करने में देखिएगा, ये जो बोरो है, जो 16.5 लाख करोड़ की हम बात कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बोरो करेगी मार्केट से। तो मैंने 1 नंबर पे इस पे हाईलाइट किया है। यही क्वेश्चन पिछले पेपर में आया हुआ है, अगर आप पेपर में अच्छी तरह से किया है तो
कि सबसे ज़्यादा बोरो जो है गवर्नमेंट मार्केट बोरो कर रही है। उसके बाद ये बोरो का सीक्वेंस है, ये आप सीक्वेंस ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। डेट वाला जो हम करेंगे वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब की बार वाला जो बोरो किया जा रहा है उसका तो बोरो का ये स्ट्रक्चर है, और जो डेट है गवर्नमेंट के ऊपर टोटल जीडीपी का लगभग 83% डेट है, उस डेट में कहाँ कहाँ से बोरो है वो भी नेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर भी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। ये जो डेफिसिट ट्रेंड है ये हमने डिस्कस कर लिया है कि बजट के अकॉर्डिंग ये रहने की संभावना है, और ये पिछली बार रहे थे, तो ये हमने पहले डिस्कस ऑलरेडी कर चुके। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, वो पेपर में आप ध्यान करिएगा कि आपको एसेसन रीजन ये दे सकता है कि गवर्नमेंट ने कोरोना के पीरियड के बाद फिस्कल कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब एक्सपेंडिचर कम और रेवेन्यू ज़्यादा की तरफ चले गई है। यस, आप यहाँ से देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर पहले जो ये कोरोना का पीरियड था, उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन कहलाता है, राइट। तो ये ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिएगा जो लास्ट स्लाइड रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर बच्चों ने बजट तो किया है लेकिन ये टॉपिक नहीं किया है, और इस टॉपिक से मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखिएगा, जब 75 ईयर हमारे इंडिपेंडेंट का अब की बार हम मनाने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये एक अलग डॉक्यूमेंट डाला है, और उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है गोल ऑफ द अमृत काल, यानी जब 75 से 100 तक जाएंगे वो 25 साल हैं, उसको गवर्नमेंट ने अमृत काल बोला है। और उस अमृत काल में 3 गोल सेट किया है गवर्नमेंट ने। एक गोल किया है फोकस ऑन ग्रोथ फॉर इंक्लूसिव वेलफेयर, सभी को साथ मिला करके, सभी लोगों को साथ चल के। दूसरा, गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात किया है, एनर्जी पे बहुत ध्यान दिया है, और क्लाइमेट एक्शन के ऊपर ध्यान दिया है। तो आप ये नेक्स्ट पीरियड के अंदर 25 साल में गवर्नमेंट देगी। तो जो टेक्नोलॉजी आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी सोलो मॉडल में हम पढ़ के आते हैं कि पर कैपिटा इनकम सिर्फ तभी बढ़ सकती है जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है। तो इसलिए बच्चे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका भी इम्फेसिस आपको मालूम है टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ ए ग्रेट लेवलर। उसको राष्ट्रपति भी यूज़ कर सकता है और चपरासी भी यूज़ कर सकता है। इसलिए हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गरीबी को दूर करना है तो टेक्नोलॉजी इज़ द की फैक्टर। तीसरा जो हमने बात किया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की तरफ, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, गवर्नमेंट इतना बड़े कंट्री के सभी लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकती है, तो हम लोग ही पैदा करेंगे तो ही हम आपस में सबको दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बात किया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, और क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि ये क्राउडिंग इन, आप क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन जो पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी। ध्यान से देखो, क्राउडेड इन का मीनिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट आएगा किसकी वजह से, जब गवर्नमेंट बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। क्लियर हो क्या ये बात? यानी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने आप आ जाएगा। तो 3 गोल सेट किए गवर्नमेंट ने अमृत काल के अंदर आगे आने वाले 25 साल के लिए। पहला तो है इंक्लूसिव ग्रोथ, दूसरा टेक्नोलॉजी, और तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, राइट। और 4 पिलर लिए हैं। ये पिलर आप ध्यान में रखिएगा, मेरे को लगता है डायरेक्ट पेपर में आने का संभावना है कि हमने अमृत काल के अंदर 4 पिलर कौन से कंसीडर किया है। तो एक तो पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए डियर स्टूडेंट, आपके एक कोई चौक है शहर में, उस चौक के अंदर पहले सीवरेज डलता है, राइट। सीवरेज जैसे डलता है फिर वायर वाला आ जाता है, वो सीवरेज को खो देता है, फिर उसकी पेमेंट बनती है तो कोई टेलीफोन लाइन वाला आ जाता है बिछाने के लिए। तो जिन लोगों ने, जिस डिपार्टमेंट ने पहले सीवरेज डाले वो सीवरेज तो टूट गए, अब जिसने किसी का वायर डाला वो वायर टूट गई, तो पेमेंट को 10 बार करते जाते, ऐसे सब रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक गति शक्ति एक प्रोग्राम चलाया है, उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट को जोड़ने की बात कही है कि अगर मान लीजिए कोई एक चौक है उसको पक्का करना है तो उससे पहले सभी को मैसेज चला जाएगा कि सीवरेज डालने वाले को चला जाएगा कि सीवरेज डालना है तो पहले डाल दीजिएगा, लाइट वाले को चला जाएगा, टेलीफोन वाले कनेक्शन को चला जाएगा उसके अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पर काम होना है, उससे पहले जो आपको काम करना है वो कर लीजिएगा, तो रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं जाएंगे। यानी कि ये एक
इंटर कम्युनिकेशन करने का एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रही है ताकि इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन हो सके। क्योंकि हमारे देश में एक बड़ा अभाव रहा है कि जो हेल्थ वाले हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाला है उनका कोई कनेक्शन नहीं है हेल्थ वालों से, या आपस में किसी भी डिपार्टमेंट का आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। उस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से रिसोर्सेज वेस्ट जाते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है उनके अंदर एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके, तो उसको पीएम गति शक्ति नाम दिया है। और 3 आपने पढ़ लिया, इंक्लूसिव फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, ये 4 इसके पिलर हो गए, राइट। तो ये 4 पिलर है। एक आप और चीज देखिएगा कि ये जो आपको एक ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है वी शेप रिकवरी, राइट। तो 2 रिकवरी हुई, 2 तरह के कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, एक तो है के शेप रिकवरी, एक है वी शेप रिकवरी। इकोनॉमी जब भी डाउन जाती है तो वापस उठने लगती है, तो उसकी 2 संभावना होती है कि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, जिस फर्म में पैसे होते हैं, वो फर्म तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ जाती है रिसेशन में, और जो गरीब होती है वो गरीब ही रह जाती है। जैसे मान लीजिए कोरोना का पीरियड आया, तो कोरोना के पीरियड में जो फर्म नई लगी थी, जिन्होंने उधार लेके स्टार्ट किया था, जैसे एक स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्कूल किसी ने नया नया स्टार्ट किया था और इतने दिन कोरोना आ गया तो खर्चे तो उसके एज इट इज रहे और इनकम गिर गई, तो वो तो 1 साल के अंदर पूरा का पूरा जो है वो डेट में दब गया। दूसरे वाला स्कूल जिसके पास बहुत सारा पैसा था, उसने अपना पैसा 1 साल सहन कर लिया, लेकिन पैसा लगाया और फिर वो तो 1 साल बाद राइज होना स्टार्ट हो गया। तो जब ऐसी रिकवरी होती है तो गरीब गरीब और अमीर अमीर हो जाता है, उसको बोलते हैं के शेप रिकवरी। के का मीनिंग एक पार्ट आगे चला जाता है, एक पार्ट नीचे चला जाता है, ये के शेप रिकवरी जो इनइक्वालिटी बढ़ाती है। वी शेप रिकवरी होती है इंस्टेंटली ग्रोथ करना। तो हमारा कंट्री ने के शेप रिकवरी से बचा जाए, इसके लिए मैंने पिछले बार वीडियो के अंदर डाला है कि 20 लाख करोड़ का एक गवर्नमेंट ने पैकेज डाला था। वो पैकेज इसलिए डाला था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन प्रोवाइड करवाया ताकि के शेप रिकवरी ना हो और वी शेप रिकवरी हो जाए, और वैसा ही रिकवरी हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो जैसे जैसे समझ बनेगी, आप गवर्नमेंट को मैंने जैसे कहा कि क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो वी शेप रिकवरी हुई है, के शेप रिकवरी नहीं हुई है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये पीएम गति शक्ति और ये जो 3 फोकस है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। पूछा जा सकता है कि अमृत काल यानी 75 से 100 साल का नेक्स्ट जो होगा 25 साल का पीरियड, उसमें हम किस किस पे फोकस करेंगे, राइट। नेक्स्ट ये स्लाइड मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो रेवेन्यू अकाउंट पे ना करके कैपिटल अकाउंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ने लग गया था। ये आप देख रहे हो और ये आप देख रहे हो नीचे जा रहा है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका डाउन हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले कॉपी में स्टार्ट करते लिखवाया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे डायरेक्टली कंट्री में कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे कंट्री के अंदर फिजिकल एसेट्स क्रिएट होता है। तो आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं तो ये तो समझ होना ही चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो, इसको कहते हैं रेशनल थिंकिंग। और जब रेशनल थिंकिंग इकोनॉमिक्स के बच्चे में आती है तो इकोनॉमिक्स उसको ड्राई नहीं लगता, उसको फ्रूटफुल लिखता है, ठीक है। और ये एक जीवित सब्जेक्ट लगता है, अदरवाइज ये सब्जेक्ट ड्राई लगता है। मेरी समझ ये कहती है कि इस जैसा जीवित सब्जेक्ट गजब का है, ठीक है। तो आप इस सब्जेक्ट को एक लाइव बना करके पढ़ें, जीवित सब्जेक्ट बना करके पढ़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे, आप इसको अच्छे से देखें जो भी फाइल है, और इसके साथ में जो पीछे वाले वीडियो आपको देखने हैं वो वीडियो भी मैं पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप उसको पूरे अच्छे से देखिएगा और 2 दिन में इसको क्लियर करिएगा, राइट। थैंक यू सो मच।